दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप गुरा। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। भौतिक विभाजन में हमने हिमालय पर्वत कर लिया है। हिमालय पर्वत के अंतर्गत आने वाली चोटियाँ, ग्लेशियर जो है वो इसके अंदर स्थित जो दर्रे हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। एक हिमालय का क्या है, प्रादेशिक विभाजन भी है। हिमालय का एक प्रादेशिक विभाजन भी पूछते हैं जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता सिडनी बुराड का है। ठीक है, ये जो विभाजन क्या है ये सिडनी बुराड ने किया है। कई बार ये पूछ लेते भी निम्न में से ये जो हिमालय है कौन, ये जो पर्वत चोटी है कौन सी हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, उस नदी से लेके उस नदी के बीच का जो हिमालय है वो कौन क्या कहलाता है। देखो यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है भी सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। और सिंधु और सतलुज जो नदी है, सिंधु और सतलुज नदी, ठीक है, एक नदी यहाँ से निकलती है, सितकिला दरिया से भारत में प्रवेश करती है। और ये जो सिंधु और सतलुज के बीच का जो ये हिमालय है, हमने यहाँ पर पढ़ी थी, ये पर्वत श्रृंखला है जैसे पीर पंजाल है। तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है भाई, कौन सा हिमालय कहलाता है, पंजाब हिमालय कहलाता है। ठीक है, ये जो है आपका सिंधु है सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो हिमालय आता है पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलुज में एक नदी बहती है यहाँ पे, काली नदी जो घग्गर की क्या है सहायक नदी है। काली नदी जो घग्गर की सहायक नदी है उसके बीच का जो हिमालय भाग है वो क्या कहलाता है भाई, कुमाऊं हिमालय कहलाता है। कुमाऊं हिमालय, काली नदी और एक यहाँ से निकलती है भी आपकी तीस्ता नदी। ठीक है, काली नदी व तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है वो क्या कहलाता है भाई, नेपाल हिमालय कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो हिमालय है ये नेपाल हिमालय कहलाता है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी व दिहांग नदी, देखो यहाँ से जो नदी प्रवेश करती है दिहांग नदी, दिहांग नदी कौन सी नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है। ठीक है, यहाँ से तीस्ता नदी और तीस्ता नदी में दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय भाग है जैसे अबोर, मिरी, मिसमी, ठीक है, डफला जो पहाड़ियां हमने पढ़ी थी वो कौन सी हिमालय के अंतर्गत आएंगी, ये जो हिमालय कहलाएगा ये कौन सा हिमालय कहलाएगा, असम हिमालय कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका क्या है, असम हिमालय। तो ये क्या है, सिडनी बुराड का हिमालय का वर्गीकरण है। नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसने प्रादेशिक विभाजन किया है भाई। ये जो आपकी सिंधु नदी है सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है भाई वो कौन सा हिमालय कहलाएगा, पंजाब हिमालय। और सतलुज व काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आएगा। काली नदी व तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत। और तीस्ता नदी व दिहांग नदी जो है इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, असम हिमालय के अंतर्गत आएगा। ये जो दिहांग नदी है इसको सांगपो, चीन में इसको क्या भी सांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग। और ये क्या है, इस तरह से आगे यहाँ पे क्या है, ये ब्रह्मपुत्र का रूप लेती है। ठीक है, फिर इसको क्या है असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो ये क्या है आपका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। ठीक है, तो आप देख लेंगे जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे या बोर्ड डबला मिरी मिसमी जो पहाड़ियां हैं कौन सी हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो आप ये ऑप्शन में देते भाई कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन पूछे भी हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, विश्व की जो सबसे बड़ी जो चोटियां हैं वो इसी हिमालय पे है भी। ठीक है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। या फिर ये कुछ भी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आएगी, तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आएगी। ये जो कुमाऊं हिमालय है ये लगभग उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वो सारा कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत है। जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूर, बद्रीनाथ। ठीक है, ये अगर पूछे तो कौन सी हिमालय के अंतर्गत है, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिडनी बुराड का हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। उसके बाद में हम आगे रहेगा तक ये पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, हिमालय के अलावा पूर्वोत्तर में कुछ पहाड़ियां हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय बोलते हैं। ये जो अबोर, डफला, मिरी, मिसमी जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत नहीं आती हैं। पूर्वोत्तर हिमालय का मतलब ये जो म्यांमार और इसके साथ में
लगता हुआ जो अपना भारत है ये पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत आता है। जैसे ये वाला क्षेत्र है ये क्या है पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कितने 8 स्टेट होंगे। ये जो क्षेत्र है ये पूर्वोत्तर हिमालय जो है यहाँ पे कितने स्टेट है 8 स्टेट है। ठीक है 7 प्लस 1 ये जो 7 स्टेट है ये 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है इनको। ठीक है कौन कौन सी हुई जैसे आपका ये इस साइड सिक्किम है, सिक्किम से इस साइड ये आपका क्या है पश्चिम बंगाल और क्या है इस तरह से ये यहाँ पे क्या है जैसे ये वाला कौन सा होगा आपका त्रिपुरा, ये जो है आपका मिजोरम, उसके बाद में ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के बाद में क्या है नागालैंड, यहाँ पे क्या है नागालैंड। ठीक है ये आपका नागालैंड, नागालैंड के बाद में क्या है मणिपुर, और उसके बाद में क्या है ये मिजोरम, और फिर क्या है त्रिपुरा, उसके बाद में यहाँ पे क्या है ये वाला जो क्षेत्र है जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है ये आपका है मेघालय। ठीक है और इस तरह से यहाँ पे क्या है ये बच गया आपका जो बच गया ना वो इस तरह से ये जो यहाँ पे बच गया ये क्या है असम। कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है तो ये 8 स्टेट है पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत। ठीक है सिक्किम जो है सिक्किम का हमने कल पढ़ा था, सिक्किम से 2 दर्रे हैं यहाँ पे नाथुला दर्रा, नाथुला और क्या है जेलेपला, जेलेपला। यहीं पे क्या है ये जो क्षेत्र है ये भूटान की सीमा है, और चुंबी घाटी जो मैंने कल बताई थी ये भी क्या है इसी क्षेत्र में पड़ती है चुंबी घाटी। और ये दोनों क्षेत्रों से क्या है ये जो दोनों दर्रे हैं ये तिब्बत के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। इस साइड क्या है तिब्बत लगा हुआ है तो ये तिब्बत के लिए रास्ता प्रदान करते हैं दोनों दर्रे। और नाथुला दर्रा जो है वो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारत चीन जो व्यापार मार्ग है वो प्रदान करता है नाथुला दर्रा। 2006 में इसको खोला गया है, 1962 में इसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद में ये आपको कल मैंने बताई थी अघोर, मिरी, मिसमी, डफला। ठीक है ये जो पहाड़ियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब ये शिवालिक हिमालय जो है उसके अंतर्गत आती हैं, शिवालिक हिमालय का भाग है। उसके बाद में ये आपका नागालैंड है तो यहाँ पे क्या नागा पहाड़ियां हैं, नागालैंड में क्या है नागा पहाड़ियां हैं। इस साइड क्या है अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम की पहाड़ियां, पटकाई बुम की पहाड़ियां। मणिपुर में क्या है लेमाटोल की पहाड़ी, मणिपुर में क्या है लेमाटोल की पहाड़ियां हैं। देखो एक इस साइड क्या है पूर्वी मणिपुर है और इस साइड क्या है लेमाटोल की पहाड़ियां हैं, और इनके बीच में क्या है यहाँ पे एक लोकटक झील है। लोकटक झील जो है वो कहाँ पे अभी मणिपुर में है, जिसको तैरता हुआ अभ्यारण्य कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत की क्या है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये लोकटक झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसको तैरता हुआ अभ्यारण्य भी कहा जाता है। नागालैंड जो है नागालैंड में क्या है सबसे ऊंची चोटी जो नागा पहाड़ियां जो है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सारामती। ठीक है सारामती जो है वो नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और ये आपका क्या है मिजोरम, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आता है ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है। ठीक है तो मिजो पहाड़ियां जो है वो मिजोरम में है, मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है। और मिजो पहाड़ियों में क्या है
आपका ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन पर्वत। तो ब्लू माउंटेन पर्वत मिजो पहाड़ियों में है। उसके बाद में त्रिपुरा जो है, यहाँ पे क्या है त्रिपुरा रेंज के नाम से क्या है पहाड़ियाँ स्थित है, त्रिपुरा रेंज। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ स्थित है उनको क्या है त्रिपुरा रेंज कहा जाता है। फिर ये क्या है 3 पहाड़ियाँ यहाँ है, मेघालय का जो पठार है, शिलांग का पठार भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं क्रमबद्ध रूप से, और इनको क्या भी किस नाम से जानते हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, ये तीनों पहाड़ियां हैं, गारो, खासी व जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं। ये जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार ये वास्तव में हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। देखो हिमालय पर्वत यहाँ से गंगा पर्वत से लेके और इस साइड क्या है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा पर्वत तक है। फिर उसका क्या है दक्षिण में विस्तार है, और दक्षिण में यहाँ पे उसका विस्तार अराकान योमा के रूप में है, जो भारत में म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। और कुछ पहाड़ियाँ जो क्या है इनमें क्या है फैली हुई है, नागालैंड हो गया, ठीक है, आपका मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, इनमें क्या है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हिमालय पर्वत का विस्तार है दक्षिण की ओर। ठीक है, लेकिन ये जो हिस्सा है मेघालय वाला, ये प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका हिस्सा है। मतलब मेघालय का पठार या शिलांग का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, मूल रूप से ये हिमालय का भाग नहीं है। लेकिन ये इनके साथ जुड़ी हुई है, ये सभी स्टेट जो है ना असम के साथ सीमा बढ़ाते हैं। अरुणाचल हो गया, ठीक है, नागालैंड आपका, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ये सारे जो स्टेट हैं ये किसके साथ भी असम के साथ सीमा बनाते हैं। और असम के साथ जो 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 स्टेट सीमा बना रहे हैं वो सारे क्या भी 7 सिस्टर में आते हैं। ठीक है, असम के साथ जो सीमा बना रहे हैं वो 7 सिस्टर में आते हैं। तो इसी के साथ हम क्या है पूर्वांचल हिमालय के साथ हम इनको पढ़ते हैं। मेघालय की जो पहाड़ियां हैं गारो, खासी व जैंतिया। सिक्किम जो है ना, सिक्किम क्या है ये 7 सिस्टर में नहीं आता, इसकी सीमा असम के साथ नहीं लगती। सिक्किम की सीमा ये ध्यान रखना, सिक्किम की जो सीमा है वो असम के साथ नहीं लगती, ये आपका क्या है असम है। ये जो गारो, खासी, जैंतिया है, ये जो खासी पहाड़ी है, इसी के ऊपर क्या है मेघालय की जो राजधानी है कौन सी है, शिलांग। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलांग है। और भारत की सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है चेरापूंजी, मासिम राम, ठीक है, मासिम राम, वो भी क्या है इसी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये क्या है क्रमबद्ध रूप से गारो, खासी, जैंतिया। और ये गारो, खासी, जैंतिया जो है वो इन पहाड़ियों के ऊपर निवास करने वाली जनजातियां हैं। ये भी ध्यान में रखना कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, खासी और जैंतिया जो जनजातियां हैं वो क्या है मेघालय के पठार के ऊपर पाई जाती हैं। तो ये क्या है आपका पूर्वोत्तर हिमालय है। पूर्वोत्तर हिमालय में देखो एक नदी यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, उसके बाद में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र के इस साइड वाला जो क्षेत्र है ये सारा किसमें आता है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से क्या है इस तरह से तीस्ता इसकी साइड नदी बन जाती है। तो असम की साइड वाला जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश और जो अन्य स्टेट आ गई क्या है पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वांचल हिमालय की इस साइड में क्या है आपका अराकान योमा है जो भारत व म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। और मणिपुर में क्या है दर्रा है, तुंजु दर्रा, जो म्यांमार व भारत को जोड़ता है। तो आपका क्या है पूर्वोत्तर हिमालय, ये बचा हुआ था हिमालय में भी प्रादेशिक विभाजन और पूर्वोत्तर हिमालय, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में जो अगली भौतिक इकाई आती है वो है भाई भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान या मध्यवर्ती विशाल मैदान जिसको हम कहते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंध नदी के द्वारा निर्मित मैदान भी इसको क्या है कहा जाता है, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये क्या है 3200 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ये जो लंबाई है ये 3200 किलोमीटर लंबा है और 150 से
300 किलोमीटर तक क्या है ये चौड़ा है, 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। देखो हिमालय पर्वत जो है जैसे ये आपका क्या है हिमालय पर्वत है, यहाँ से क्या है हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या भी इस क्षेत्र में आके हिमालय का जो गिरिपथ क्षेत्र होता है उसमें आके क्या भी अवसाद जमा करना शुरू कर देते हैं। गिरिपथ का मतलब क्या होता है, गिरि का मतलब होता है पर्वत और पद का मतलब जो पैर, ठीक है, मतलब पर्वत के नीचे वाला जो क्षेत्र, जैसे हम इस तरह से समझे भाई ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इसका क्या है ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है आपका गिरिपथ है। अब ऊपर से जो नदियां आएंगी तो वो क्या है तेज गति से आएंगी, ठीक है, और तेज गति से आएंगी तो धीरे धीरे क्या है यहाँ पे तो इस क्षेत्र में आएंगी तो यहाँ साथ में क्या है मोटे मोटे कंकर पत्थर वगैरह जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो लेके आएंगे, वो इस क्षेत्र में क्या है जमा कर देते हैं। तो यहाँ पे है कि अलग तरह की क्या है संरचना का निर्माण करते हैं। फिर क्या है यहाँ से आगे क्या है इस तरह से नदियां निकलती हैं पत्थरों से, फिर उसके बाद में क्या है धीरे धीरे इस साइड में क्या है मिट्टी जमा होती है, फिर आगे और क्या है आगे नदी बढ़ती है तो धीरे धीरे और आगे मिट्टी जमा होती है। तो इस तरह से क्या है नदियां इस क्षेत्र में निर्माण करती हैं समतल मैदान का, ठीक है। और ये जो मैदान है हिमालय की नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मतलब बहा के लेके आई है, हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं, इनके द्वारा जो जलोढ़ लेके आई है और वो जलोढ़ क्या है नदियों के किनारे के ऊपर जमा हो गया और धीरे धीरे क्या है विस्तृत मैदान का निर्माण हुआ है। और ये कौन कौन सी मतलब संरचनाएं बनी हैं, जैसे कौन कौन किस प्रकार से हम इसको विभाजित करेंगे। सबसे पहले जैसे आपका हो गया भाई बांबर प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद में तराई प्रदेश है, फिर उसके बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश। तो किस तरह से क्या है इनका विभाजन है, किस तरह से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो जो नदियां हैं ये अपने साथ लेके आते हैं, जलोढ़ लेके आते हैं, तो इन नदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की शतलाकृतियां यहाँ पे बढ़ती है। सबसे पहले जो मैदान बढ़ता है उसको हम बांबर प्रदेश बोलते हैं, बांबर प्रदेश। बांबर प्रदेश क्या भी गिरिपथ क्षेत्र में होता है, इसका निर्माण गिरिपथ क्षेत्र होता है, मतलब पर्वत का क्या भी नीचे वाला जो भाग है ये, ठीक है, ये पर्वत से यहाँ से कोई नदी आ रही है इस तरह से तो तेज गति से आएगी और तेज गति से आएगी तो अपने साथ क्या है बड़े बड़े पत्थर लेके आती है यहाँ पे और वो इस क्षेत्र में क्या है यहाँ पे जमा करना शुरू कर देती है। इस समतल मैदान आता है तो यहाँ जमा करना शुरू कर देती है। एक तरह से हम इसको समझे तो ये क्या है ये इस तरह से यहाँ बड़े बड़े पत्थर जमा कर देंगे और ये कि अभी 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में इसका विस्तार होता है। बांबर प्रदेश जो है ये क्या है गिरिपथ क्षेत्र में होता है, गिरिपथ क्षेत्र में इसका निर्माण होता है, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में होता है, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में। अब ये जो बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए ना तो इसके नीचे से क्या है जब कोई बड़ा पत्थर इसके ऊपर आ गया, दूसरा बड़ा पत्थर उसके ऊपर आ गया, तो इनके बीच से क्या है जगह रहती है, नीचे के इसमें इनके नीचे से क्या है जगह रहती है और ऊपर से आने वाली जो नदियां है ना वो नदियां इन पत्थरों के नीचे से बहती हैं इस क्षेत्र में। तो नीचे से बहेंगे तो हमें सिर्फ आवाज सुनेगी पानी की, इन पत्थरों के नीचे से अगर कोई नदी बहेगी तो हमें सिर्फ पानी की आवाज सुनेगी, नदी दिखाई नहीं देगी। तो इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो अंतर सतली हो जाती हैं, अंतर सतली मतलब सतल के नीचे से बहती है। भाई ऊपर से तो ये एक तरह से सतल का निर्माण करते हैं, दीवार सी होगी है और इसके नीचे से क्या है नदियां बहती हैं, बस पानी की बहने की आवाज सुनाई देती है, नदी दिखाई नहीं देती। तो ये आपका क्या है इस क्षेत्र में नदी अंतर सतली हो जाएगी, मतलब भूमि के नीचे से बहेगी। तो 8-10 किलोमीटर तक बह के फिर क्या है इस तरह से नदी आगे निकलेगी, इससे इन पत्थरों से आगे निकलेगी तो एकदम से यहाँ क्या है बहुत सारा जल होगा और ये जो क्षेत्र होगा वो क्या है दलदली क्षेत्र होगा। और किस तरह का प्रदेश का निर्माण होगा यहाँ पे तराई प्रदेश का निर्माण होगा, इसको बोलेंगे हम तराई प्रदेश। सबसे पहले बांबर प्रदेश, दूसरा क्या है तराई प्रदेश। ये जो तराई प्रदेश है ये दलदली भूमि होती है, दलदली
भूमि होती है। मतलब गिरिपथ क्षेत्र से जब नदियां बाहर निकलती हैं तो क्या भी उस क्षेत्र में तराई प्रदेश का निर्माण करती हैं, और उस क्षेत्र में जल की अधिकता होने के कारण वहाँ की जो भूमि होती है वो किस प्रकार की होती है, दलदली भूमि होती है। यहाँ पे हमेशा जल की उपस्थिति रहती है, जल हमेशा भरा रहता है। ठीक है। उसके बाद में जो आता है आपका बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, इस मैदान का बांगर प्रदेश है। अब जैसे यहां से कोई नदी बह रही है, ठीक है, ये क्या है, नदी बह रही है। अब इस नदी का पानी क्या है, पहले ये जो नदी है ना वो यहाँ तक बहती थी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है, इसका जल स्तर नीचा हो गया, बहुत समय हो गया इसको बहते हुए, मतलब क्या है बहती बहती इसका जो अब ये यहाँ तक बहती है। तो प्राचीन समय में जब जब यहाँ ये बहती थी तो इसका जो जलोढ़ है वो यहाँ तक जाता था, ठीक है, इसका जलोढ़ यहाँ तक जाता था। जब बाढ़ का समय होता तो ये अपने साथ मिट्टी यहाँ तक जमा करती थी, लेकिन अब क्या है ये यहाँ बह रही है। तो नदियों के द्वारा लाई गई जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, मतलब किसी समय में नदी यहाँ बहती थी, अब यहाँ बह रही है तो यहाँ तक है, अब तो इस नदी का पानी पहुंच नहीं पाता। और ये जो मिट्टी है ये क्या है कि किसी समय इन नदियों के द्वारा लाई गई थी। अब ये लगातार क्या है यहाँ पे खेती होने लगी, मतलब ये नदियों का मैदान है, ये उपजाऊ मैदान है, तो यहाँ पे लगातार खेती होती रही, और पानी क्या है या बाढ़ का पानी है या फिर इसकी जो जलोढ़ है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो ये किस में बदल गई, बांगर प्रदेश में बदल गई। ये क्या है, बांगर प्रदेश हो गया आपका। मतलब क्या हुआ कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं, बांगर प्रदेश कहलाते हैं, जहां पर अब नदियों के द्वारा जलोढ़ जमा नहीं होता है, नदियों का पानी पहुंच नहीं पाता, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो बांगर प्रदेश कहलाती है। अब नदी यहाँ बह रही है, अब बाढ़ की स्थिति जब उत्पन्न होगी तो नदी क्या करेगी भाई, ये अपना पानी यहाँ तक जाएगा। अब नदी का पानी क्या, जल स्तर बढ़ेगा तो यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है, नदी का पानी यहाँ तक चला जाएगा, और यहाँ तक नदी का पानी जाएगा तो अपने साथ क्या है मिट्टी भी लेके जाएगी, और पानी जाएगा तो यहाँ पे क्या है नमी भी होगी। तो बाढ़ की स्थिति में नदियों का जल जहाँ तक जाता है तो वहाँ पे क्या है नदियाँ एक जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ की परत जमा करती हैं, नई जलोढ़ मिट्टी जमा करती हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी या नदियों का बाढ़ के समय जमा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो मैदान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खातर प्रदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खातर प्रदेश। खातर प्रदेश में बांगर प्रदेश दोनों की ही मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। खातर व बांगर प्रदेशों में जो मिट्टी होती है दोनों में ही जलोढ़ मिट्टी होती है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है बांगर प्रदेश की, और ये क्या भी नई जलोढ़ मिट्टी होती है जहाँ पर नदी का जल पहुँचता है। और इस खातर की अपेक्षा बांगर कम उपजाऊ है, और खातर क्या है सबसे उपजाऊ मैदान है। तो पूछ रहे थे भी खातर प्रदेश है भी या फिर बांगर जलोढ़ बांगर खातर या तराई प्रदेश में से सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, तो खातर प्रदेश जो है ये क्या है सबसे उपजाऊ है। तो ये क्या है, किस तरह से आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान बनता है जो गंगा ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी के द्वारा बहाकर लाई गई क्या है जलोढ़ मृदा से निर्मित है। इसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्मित है। इसका जो विस्तार है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार व असम राज्य में। ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसका विस्तार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार व असम में है, ठीक है। इसके अलावा इसको क्या है कि प्रादेशिक विभाजन भी है, प्रदेशों के आधार पर भी इसको क्या है बांट रखा है।
प्रदेशों के आधार के ऊपर भी बांट रखा है। जैसे क्या भी पंजाब का मैदान, ठीक है, पंजाब का मैदान, उसके बाद में आपका राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, और उसके बाद में है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये क्या है, इसका प्रादेशिक विभाजन है भाई, राजस्थान, पंजाब, गंगा व ब्रह्मपुत्र, इस तरह से क्या भी 4 प्रकार से इसको प्रादेशिक विभाजन भी कर रखा है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये एक बार इनके बारे में और देख लेते हैं। देखो पंजाब जो है ये 5 नदियों का समूह है भाई, ठीक है, मतलब 5 नदियां यहाँ पे बहती हैं। पंजाब जो है ये 5 नदियों का समूह है। देखो पंजाब को वैसे तो हम अगर डिवाइड करें तो क्या भी 5 आब, ठीक है, 5 आब, ठीक है। आब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है, 2 नदियों के बीच का जो मैदान होता है उसको हम आब बोलते हैं, ठीक है, जैसे दोआब, ठीक है। जैसे गंगा यमुना का जो दोआब है, गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का मैदानी भाग। जैसे यहाँ पे क्या है, आपकी गंगा नदी बह रही है और यहाँ से पे क्या है, जैसे यमुना नदी बह रही है, तो ये बीच का जो भाग हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, दोआब। इसको क्या बोलते हैं, दोआब। तो इस तरह से क्या है कि पंजाब में 5 आब बनते हैं, 5 नदियां बहती हैं और उन 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो आब कहलाएगा। तो पंजाब में 5 दोआब बनते हैं। दोआब का मतलब समझ गए, दोआब का मतलब होता है कि 2 नदियों के बीच में स्थित मैदानी भाग, ठीक है, 2 नदियां बहती हैं उनके बीच में स्थित जो मैदानी भाग होगा वो दोआब कहलाएगा। तो इस तरह पंजाब में 5 नदियां बहती हैं तो उनके बीच में स्थित जो भाग है तो वो क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। और पंजाब में कितने दोआब हैं, 5 दोआब हैं। कौन कौन से, जैसे पंजाब में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, जैसे एक बार देख लिया, जैसे एक तो ऊपर सिंधु नदी बहती है, ठीक है, जैसे ऊपर से ये आपकी आ गई सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु के बाद में कौन सी आ गई, झेलम, और ये आपकी आ गई चिनाब, ठीक है, और सबसे नीचे बहती है आपकी सतलुज, ठीक। ये आपकी होगी सिंधु नदी, ये आपकी होगी चिनाब, और ये आपकी है सतलुज। इस तरह से 3 नदियां ये होगी। चिनाब में आके मिल जाएगी इस तरह से यहाँ पे झेलम, ठीक है, और इस साइड से मिल जाएगी रावी। ये आपकी झेलम जो है, झेलम, और ये चिनाब में मिल गई इस साइड से क्या है, रावी जो है वो किस में मिल गई, चिनाब में मिल गई। और ये क्या है आपकी, ये मिल जाएगी आपकी व्यास, व्यास मिल जाएगी आपकी सतलुज। तो ये कितने आप बन के देखो, ये तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये कितने आप बन गए, 5 आप बन गए। इनके अलग अलग नाम भी है सिंधु व झेलम के। देखो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये 5 नदियां क्या है, 5 पंचनद कहलाती हैं। 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज जो है ये पंचनद के अंतर्गत आती हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद के अंतर्गत नहीं आती, तो सिंधु दे दिया, झेलम, चिनाब, रावी में से 3 ये दे दिए, एक सिंधु दे दिया, ठीक है, या फिर कोई और दूसरी नदी देती, तो ये पंचनद के अंतर्गत आती है। तो सिंधु व झेलम के बीच का जो भाग है, ये जो दोआब बनता है, ये क्या है, सिंधु सागर दोआब बोलते हैं इसको, सिंधु सागर दोआब। ये आपका हो जाएगा सिंधु सागर दोआब। उसके बाद में झेलम व चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है
ये, तो ये क्या है, चार्ज, इसको बोलते हैं चार्ज दोआब। ये आपका हो जाएगा चार्ज दोआब। चिनाब और रावी के बीच का जो ये भाग है, मैदानी भाग, इसको रचना दोआब बोलते हैं, रचना दोआब। रावी और व्यास के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाएगा भाई, बाहरी दोआब कहलाएगा, बाहरी दोआब। और ये व्यास और सतलुज के बीच का जो दोआब है वो विस्त दोआब कहलाएगा, विस्त। तो इस तरह से क्या है, ये 5 नदियां क्या बहती हैं भाई, पंजाब में बहती हैं, और इस तरह से दोआबों का निर्माण करते हैं यहाँ पे। ये जो मैदानी भाग है पंजाब का, ये क्या भी उपजाऊ दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। गेहूं का उत्पादन होता है यहाँ पे, चावल गेहूं, ठीक है। तो ये आपका क्या भी पंजाब का मैदान है। उसके बाद में राजस्थान का मैदान है। राजस्थान का भाग है जैसे ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये राजस्थान है। यहाँ से एक रेखा निकलती है भाई, यहाँ से एक इस तरह से क्या है, एक रेखा खींची जाती है, और यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जो क्या है भाई दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। क्या नाम है उसका, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? जब हमने चट्टानें पढ़ी तब मैंने बताया था भाई अरावली पर्वत श्रृंखला है, किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। ये क्वेश्चन बताना, कमेंट में इसका जवाब जरूर देना, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये किस प्रकार की चट्टानों से बनी है, ये आपको बताना है। अरावली पर्वत श्रृंखला के इस साइड का जो क्षेत्र है ये क्या है भाई, गंगा सिंधु के मैदान के अंतर्गत आता है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, एक तरह से क्या है, पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा खींची गई है, ये इसको बोलते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। मतलब ये जो रेखा है, जहां जहां पे भी 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस क्षेत्र में, उन सभी जगह को क्या है मिलाते हैं, काल्पनिक रेखा है, उन सब जगह को मिला के क्या है ये रेखा खींची गई है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के इस साइड क्या है आपका गंगा सिंधु का मैदान है जो राजस्थान में पड़ता है, और उस साइड क्या है पश्चिमी मरुस्थल होता है, और मरुस्थल होने के कारण इस साइड क्या है खारा पानी मिलता है, खारा पानी मिलता है, और जलवाष्प यहाँ पे अधिक होता है, वर्षा होती नहीं, और क्या है वाष्पीकरण अधिक होने के कारण क्या है ये क्षेत्र मरुस्थल में बदल गया है। यहाँ पे खारे पानी की झीलें बनती हैं जो प्रमुख है, जैसे सांबर झील है, डीडवाना झील है, डीडवाना, ताल छापर, लोन करणसर, लोनी झील। जब झील पढ़ेंगे ना तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये जो मैदानी भाग है ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। उसके बाद में गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान का है भी एक तरह से हम कहेंगे उत्तराखंड से लेके और बिहार तक, ठीक है, यूपी, उत्तराखंड और बिहार तक क्या है इसका विस्तार है। और उसके बाद में अभी आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान असम व उसके साथ में लगता जो क्षेत्र है उसमें क्या है इसका विस्तार है, असम का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अगला जो क्लास होगी हमारी वो प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत हम क्या भी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, ठीक है, और ये जो दक्कन ट्रेप वगैरह है, ये छोटा नागपुर का पठार, ये सब पढ़ेंगे अगले वीडियो में।